अभी सेकंड ईयर की एग्जाम है वरिष्ठ अध्यापक, और मैं बात आज शिक्षण विधियों की करूंगा हिंदी विषय में। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि पहले ये बताया था कि 7 और 8 वो नहीं, बल्कि हिंदी का पेपर है वो 8 सितंबर को ये है, सुबह जीके का और शाम को विषय का है, यानी सब्जेक्ट का सेकंड पेपर है। तो ये आपने देख लिया होगा टाइम टेबल, आपके सेंटर भी आ गए होंगे और आप बिल्कुल आश्वस्त होंगे, आपकी तैयारी पूरी हो गई होगी। आज मैं शॉर्ट रिवीजन आपका इसके माध्यम से करवाना चाहता हूं, और मेरे पास एक ओरिजिनल बुक है शिक्षण विधियों की। ये देखिए हिंदी शिक्षण, पहले इसमें से कई प्रश्न है वो आ चुके हैं, तो इसके मैं आपको बीच बीच में ब्रीफिंग के रूप में, यानी बहुत ही संक्षिप्त रूप में आपको कुछ बताऊंगा। तो ये देखिए आप, सबसे पहले अपन शुरू करते हैं कौशलों का विकास। तो ये देखिए आप 4 कौशल हैं, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। ठीक है, इसे ये भी आ जाए यानी कि भाषा शिक्षण के कितने अंग होते हैं, तो 4 अंग भी यही होते हैं। एक दूसरा प्रश्न आप मन ही मन में सोच लें, भाषा शिक्षण के 2 मनोवैज्ञानिक आधार होते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है कि 2 मनोवैज्ञानिक आधार कितने होते हैं, 2 होते हैं। एक तो भौतिक, दूसरा मानसिक। भौतिक है वो तो जैसे मुख, आंख या हाथ है, कान है, ये होते हैं, और इनमें जो प्रक्रिया काम में आती है वो मानसिक होती है। ठीक है, सुनना का मतलब समझना ही है, यानी समझ करके अर्थ ग्रहण करना। फिर मौखिक कार्य की बात करते हैं, तो शिक्षण है वो मौखिक कार्य से प्रारंभ होता है। भाषा शिक्षण है वो हमेशा मौखिक कार्य से प्रारंभ होगा, यानी सुनना से प्रारंभ नहीं होगा, क्योंकि सुनने से पहले बोलना पड़ेगा, तो अध्यापक है वो बोलेगा। ठीक है, दूसरा देखिए आप कि मौखिक कक्षा के मौखिक विषय के बारे में लज्जा शंकर झा ने कहा है, प्रथम कक्षा के प्रारंभिक 6 मास तक वाचन एवं लेखन का प्रारंभ ही नहीं किया जाना चाहिए। इसमें बालक के लिए केवल संभाषण सीखना ही आवश्यक है, यानी पहले बालक को बोलना सिखाना है, वही आवश्यक है। फिर ये देखिए आप, ज्ञात से अज्ञात शिक्षण सूत्र वाक्य के अनुसार भी मौखिक कार्य ही भाषा शिक्षण का आधार होना चाहिए। तो भाषा शिक्षण का आधार मौखिक कार्य है। फिर ये इसमें आपको बता दूं, रायबर्न जो प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री है वो बताते हैं कि भाषा शिक्षक का प्रारंभिक कार्य विशृंखलित विचारों को श्रृंखलित करने का एवं बालकों की मौखिक अभिव्यक्ति बढ़ाने का होता है, क्योंकि व्यक्तित्व विकास के लिए सरल, स्पष्ट एवं प्रभावशाली मौखिक अभिव्यक्ति अत्यंत आवश्यक है। व्यक्तित्व विकास के लिए मौखिक अभिव्यक्ति सर्वोत्तम साधन भी है। तो ये मौखिक अभिव्यक्ति के बारे में बताया गया है। फिर देखो किटसन कहते हैं, किटसन एक शिक्षा शास्त्री है, किसी भाषा को पढ़ने और लिखने की अपेक्षा बोलना सीखना सबसे छोटी पगडंडी को पार करना है। ठीक है, फिर देखो पाठ्यक्रम पर आधारित शैक्षिक क्रियाओं के साथ साथ पाठ्यक्रमेतर यानी पाठ्यक्रम के अलावा क्रियाओं के आयोजन द्वारा मौखिक अभिव्यक्ति का विकास संभव है। इसके बाद में अपन बात करते हैं वाचन की। तो वाचन के भेद हैं वो वैसे आपको मैंने 2 बताए भी थे कि सहस्वर वाचन और मौन वाचन, यही मुख्य रूप से होते हैं, लेकिन इस किताब में 3 दिए हुए हैं, एक सहस्वर वाचन, एक मौन वाचन और एक अध्ययन। अध्ययन का मतलब जो सेल्फ स्टडी करता है उससे संबंधित है। ठीक है, तो सहस्वर वाचन है, उसको फिर हम 2 भागों में बांट सकते हैं कि सहस्वर वाचन है वो आदर्श वाचन और अनुकरण वाचन। आदर्श वाचन शिक्षक द्वारा, अनुकरण वाचन है वो छात्रों द्वारा। जो प्रतिभाशाली और पढ़ने में निपुण है उनसे पहले वाचन करवाया जाए। तो ये वाचन शिक्षण है, इसकी शिक्षण विधियां भी आपके पूछ सकते हैं। वाचन शिक्षण की शिक्षण विधियां पूछ सकते हैं, लेकिन मौन वाचन में आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। देखो एक समवेत वाचन होता है, सामूहिक रूप से वाचन करवाते हैं। ठीक है, ये छोटी कक्षाओं में उपयुक्त होता है। और मौन वाचन है, इसमें देखो एकाग्रचित्त इसकी विशेषता है, बिना उच्चारण के अर्थ ग्रहण करना, विचार शक्ति का प्रयोग। और ये प्रश्न आया हुआ है, सहस्वर वाचन से दुगुनी गति होती है, इसकी गति पढ़ने की इससे ज्यादा होती है। पढ़ने और समझने की गति में तीव्रता होती है और थकान कम होती है, ऊर्जा कम, ये मितव्ययी भी है। फिर है वाचन शिक्षण की प्रणालियां वैसे मुख्य रूप से 2 होती हैं, एक संश्लेषणात्मक और एक विश्लेषणात्मक। संश्लेषणात्मक है उसके अंतर्गत वर्ण शिक्षण विधि, वर्ण का मतलब अक्षर बोध विधि, जिसमें पहले अक्षर लिखना, जैसे व्यंजन
फिर पहले स्वर, फिर व्यंजन, फिर हम आगे आएंगे तो शब्द और फिर वाक्य। ये जो क्रम है वो किसका है? अक्षरबोध विधि का है, और ये संश्लेषणात्मक विधि है। और दूसरा देखो, संश्लेषणात्मक विधि में एक है ध्वनि साम्य विधि, ये दो हैं वो इसमें आएंगी, और विश्लेषणात्मक विधि में ये सारी आएंगी। जैसे विश्लेषणात्मक विधि है वो शब्द विधि है, वाक्य विधि है, कहानी विधि है, ये सब इसमें आएंगे। तो आपको इसका ध्यान रखना है। वाक्य शिक्षण विधि को मनोवैज्ञानिक माना जाता है, तो इसमें आपको यह ध्यान रखना है कि मनोवैज्ञानिक आधार पर तो वाक्य पढ़ना पहले सिखाया जाए, फिर शब्द, फिर वर्ण, और तार्किक आधार पर पहले वर्ण, फिर शब्द, फिर वाक्य। तो प्रश्न में आप ये ध्यान कर लेना कि प्रश्न क्या पूछा है, तार्किक आधार पर पूछा है या फिर मनोवैज्ञानिक आधार पर पूछा है, यह आपको देखना पड़ेगा। ठीक है। वाचन के बाद में देखिए आप लेखन शिक्षण विधि। लेखन शिक्षण विधि में आपको यह ध्यान रखना है कि लिखने की प्रथम सीढ़ी चित्रकारी है। या महात्मा गांधी का कथन भी आपको याद रखना है, लिखना सिखाने से पूर्व बालकों को चित्रकला सिखाना चाहिए, क्योंकि अक्षर भी चित्र ही है। यह महात्मा गांधी का है। फिर देखो, लेखन शिक्षण की विधियां, अनुकरण विधि है। ये तो जो भी साधारणतः लिखना सिखाया जाता है, स्लेट पर, श्याम पट पर लिख देते हैं, और उसका अनुकरण करके बालक है वो वर्ण लिख लेता है, इसको अनुकरण विधि कहते हैं। फिर है पेस्टालॉजी की रचनात्मक विधि, इसमें अक्षरों को टुकड़ों में लिखना सिखाया जाता है। इसमें देखो, पृथक्करण, वर्गीकरण और एकीकरण, ये तीन क्रियाएं होती हैं। मांटेसरी विधि है, लिखना सिखाने की विधि मांटेसरी की एक मौलिक देन है। मांटेसरी विधि को ही हम शास्त्रीय विधि भी कहते हैं, पहले प्रश्न पूछा जा चुका है। जेकोटोट है वो एक शिक्षा शास्त्री है, इनके नाम पर जेकोटोट विधि है। तो जेकोटोट विधि में पूरा वाक्य एक साथ लिखना सिखाया जाता है, और स्वयं बालक है वो ही अपनी त्रुटि सुधार करता है। फिर देखो, इसमें एक जो है ना वो विश्लेषण विधि भी है। इसमें शब्द, वाक्य शब्द, इन दो क्रमों में चल सकता है, वो एक ही बात है, संश्लेषण और विश्लेषण। ठीक है। इसमें आपको यह ध्यान रखना है कि जो वाचन शिक्षण है उसमें तो विश्लेषण विधि ठीक है, और लेखन शिक्षण है उसमें संश्लेषण विधि से प्रारंभ करवाया जाना चाहिए, यह आप ध्यान में रखोगे। फिर इसके बाद देखते हैं, यह किताब ही मैं आपको पूरी सोल्व करा देता हूं। देखो, लेखन है, इसमें एक अनुलिपि और प्रतिलिपि, अनुलेख और प्रतिलेख है। तो अनुलेख है वो प्रतिलेख है, इन दोनों में अंतर है वो इन्होंने साफ साफ बताया है कि अनुलिपि यानी अनुलेख और प्रतिलेख में यही अंतर है कि अनुलेख है वो बिंदुओं की सहायता से किया गया अभ्यास है, वह प्रतिलेख में बिना किसी सहायता के अनुकरण मात्र है। सुलेख की पुस्तिकाओं में पहले एक आदर्श वाक्य लिखा होता है, तत्पश्चात बिंदुओं से निर्मित वाक्य रचना, फिर कुछ स्थान शेष छोड़ दिया जाता है स्वतंत्र रूप से अभ्यास करने हेतु। प्रतिलिपि से संबंधित कुछ बातों पर ध्यान देना चाहिए, तो ऐसे प्रश्न है वो भी पूछ लेते हैं। ठीक है। तो इसमें आपको यह ध्यान रखना है कि आदर्श वाक्य को देखकर बिना किसी सहायता के स्वतंत्र रूप से उसकी हूबहू नकल करने की चेष्टा करना प्रतिलेख है, और पंक्ति में बिंदुओं को जोड़ना है वो अनुलेख है। ये अनुलेख और प्रतिलेख ये प्रश्न आ सकता है, यानी पूछते ही रहते हैं। ठीक है। फिर एक प्रश्न है वो मैं आप पर छोड़ देता हूं, सामाजिक क्षमताओं के विकास में मौखिक अभिव्यक्ति की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ये कथन किसका है इस किताब में? ये प्रश्न है डीबी का, महात्मा गांधी का, मैथिली शरण गुप्त का, कैथरीन ओकानर का। तो ये आपको खुद को सोचना है या गूगल पर सर्च कर लेना है। ठीक है। कुछ आपके लिए भी अवकाश छोड़ देता हूं, और अभी आपकी परीक्षा हो जाए तो उसके बाद में आप फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करना चाहें तो आप जीएस हिंदी क्लासेज है वहां ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और विजिट कर सकते हैं, और उसमें आप देख लें। सेकंड ग्रेड के लिए मान लीजिए पेपर थोड़ा सा ऐसा लगता हो कि कंफर्म नहीं है, तो भी आप सेकंड ग्रेड का सिलेबस भी ले सकते हैं। बाद में इसकी जो रेट्स वगैरह है वो बढ़ जाएंगी, अभी 5-7 दिन वो ही रहेंगी। फिर ये देखिए आप गद्य पद्य इन पाठों की विधाओं में, और हम कैसे शिक्षण करवाते हैं, शिक्षण विधियां वो हैं। तो गद्य पाठ कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के, सूचनात्मक, वर्णनात्मक और भावात्मक। फिर है गद्य शिक्षण के अंग भी 3 होते हैं, वाचन, व्याख्या और विचार विश्लेषण। ठीक है।
इसमें जो विधि होती है ना शब्दार्थ की, वो उद्बोधन विधि, प्रवचन विधि और स्पष्टीकरण विधि। पहले उद्बोधन विधि का प्रयोग किया जाता है जिसमें सीधा अर्थ नहीं बताया जाता, ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। फिर अपनाते हैं इसमें पद्य शिक्षण में। गद्य शिक्षण की विधियां हैं वो ये आपको बता दिया ना मैंने, ये 3 विधियां यही प्रमुख रूप से हैं। बाकी तो व्याख्या विधि और समीक्षा विधि ऐसे उच्च कक्षाओं के लिए ये नहीं पूछते हैं। फिर देखो कविता शिक्षा का मुख्य उद्देश्य देखो आप, ठीक है, कविता पाठ के ये देखो विद्यार्थियों में किसी विशेष कविता का भाव समझने की शक्ति उत्पन्न करना, किसी कवि की काव्यगत विशेषताएं समझने की योग्यता उत्पन्न करना और भाव सौंदर्य अनुभूति की समर्थता प्रदान करना, ये इसका उद्देश्य है। और आगे हम दोनों में अंतर करेंगे, वहां दोनों में अंतर में दोनों का समझ में आ जाएगा। पद्य पाठ में शब्द व्याख्या के लिए प्रवचन विधि का आश्रय विशेष रूप से लेना चाहिए। ये इसमें मोटे मोटे लिखे हुए हैं तो प्रश्न उठा सकते हैं। और उसके बाद में देखो आप, ये पूरी किताब है मेरे पास, मैं ये चाहता हूं कि थोड़ा बहुत आप ऐन वक्त पर ऐसा करते अंतिम प्रहार के रूप में क्या करें। कविता शिक्षण की प्रणालियां गीत और नाट्य प्रणाली है, ये जो निम्न कक्षाओं के लिए, छोटी कक्षाओं के लिए ठीक है। और शब्दार्थ कथन प्रणाली है, ये छोटी कक्षाओं के लिए ठीक है। इसमें केवल जो है ना वो शब्द का, कठिन शब्द का अर्थ बताते हुए व्याख्या की जाती है, व्याख्या नहीं की जाती बल्कि केवल अर्थ ही बताया जाता है। प्रश्नोत्तर और खंडान्वयन विधि है, ये गद्य प्रणाली के लिए उपयुक्त है, पद्य प्रणाली के लिए उपयुक्त नहीं है। व्याख्या प्रणाली है वो माध्यमिक व उच्च कक्षाओं में इस प्रणाली को अपनाया जा सकता है। व्यास प्रणाली है, इसमें व्यास जी की तरह कथावाचक का स्थान ग्रहण करता है अध्यापक के, और फिर प्रसंग और दृष्टांत के आधार पर बताता है। तुलना प्रणाली है, इसमें एक ही पद उसकी दूसरे पद से तुलना करके पढ़ाया जाता है। समीक्षा प्रणाली है, इसका उच्च कक्षाओं में प्रयोग होता है, इसका प्रयोग डाल्टन योजना के अंतर्गत भी होता है। इसमें शिक्षक का कार्य है केवल सहायता करना, पुस्तकों के नाम बतलाना, संदर्भ पुस्तकों की सूची बनवाना, यानी शिक्षक विद्यार्थियों की सहायता करता है केवल समीक्षा विधि में, ठीक है। फिर गद्य एवं पद्य शिक्षण में अंतर देखो। गद्य शिक्षण में ज्ञानात्मक पाठ या ज्ञानवर्धि इसका उद्देश्य होता है, जबकि पद्य शिक्षण में सौंदर्य अनुभूति पाठ या सराहनात्मक अथवा सौंदर्य अनुभूति उद्देश्य होता है। और गद्य शिक्षण में मौन वाचन होता है, पद्य शिक्षण में नहीं होता। गद्य शिक्षण है, इसमें विचार ग्रहण, विचाराभिव्यक्ति इस पर बल दिया जाता है, जबकि कविता शिक्षण में भाव ग्रहण पर बल दिया जाता है। और गद्य शिक्षण में बौद्धिक विकास पर बल दिया जाता है, तो पद्य शिक्षण में भावात्मक विकास पर बल दिया जाता है। और दूसरा देखिए आप, ये थोड़ा सा अटपटा लगेगा आपको, गद्य शिक्षण में शिक्षक कथन अनावश्यक है, जबकि पद्य शिक्षण है उसमें मुख्य भावात्मक स्थलों की व्याख्या शिक्षक द्वारा की जाती है। और अभ्यासार्थ भाषा कार्य है वो अत्यंत आवश्यक है गद्य शिक्षण में, जबकि पद्य शिक्षण में यह आवश्यक नहीं है। गृह कार्य में भी अंतर होता है। गद्य शिक्षण में गृह कार्य ज्ञानवर्धक होता है, जबकि उसमें सौंदर्य अनुभूति परक होता है, रचनात्मक कार्य होता है। तो ये इसमें आपको ये शिक्षण के बारे में बताया। फिर देखो व्याकरण शिक्षण, तो एक तो आपको ये ध्यान रखना है कि व्याकरण भाषा ज्ञान का साधन है, साध्य नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। और व्याकरण ज्ञान के बिना भाषा के प्रयोग में उच्छृंखलता, निरंकुशता, अव्यवस्था और अशुद्धि आ जाती है। फिर इसमें देखो भाषा का व्याकरण हमें उसके बारे में सोचने पर बाध्य करता है, लेकिन व्याकरण संबंधी ज्ञान हम तब प्राप्त करते हैं जब पर्याप्त भाषा का ज्ञान संपर्क द्वारा सीख चुके होते हैं। ये थॉमसन और व्हाइट का कथन है। फिर देखो व्याकरण के 3 प्रकार या 3 रूप होते हैं, शास्त्रीय व्याकरण, प्रयोगात्मक व्याकरण और प्रासंगिक व्याकरण, ये 3 होते हैं। इसकी व्याकरण शिक्षण की प्रणालियां आपको ध्यान में रखनी है। निगमन प्रणाली, आगमन प्रणाली, पाठ्य पुस्तक प्रणाली, समवाय प्रणाली, भाषा संसर्ग प्रणाली, ये इसकी प्रमुख प्रणालियां हैं। तो निगमन पद्धति है, इसके बारे में आप देख लो, ये नियम से उदाहरण की ओर है। पहले इसमें नियम बताया जाता है, फिर उदाहरण द्वारा उसका स्पष्टीकरण कर दिया जाता है, ठीक है ना। और इसमें ये देखिए आप
इसमें यह बताया है कि इसका जो शिक्षण है वो नीरस हो जाता है, शुष्क हो जाता है, अमनोवैज्ञानिक है, अप्रिय है। इसलिए ये और छोटे बच्चों के लिए व्याकरण शिक्षण के लिए उपयुक्त नहीं है। लेकिन इसमें पाठ्यक्रम है वो शीघ्रता से पूर्ण हो जाता है। ठीक है। और बेलार्ड ने लिखा है कि बालकों की दृष्टि स्थूल पर ही जमती है, सूक्ष्म पर नहीं, और नियम है वो सूक्ष्म होते हैं। इसलिए सूक्ष्म से स्थूल की ओर होता है निगमन में, निगमन में सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। तो ये आपको इसमें ध्यान में रखना है। ठीक है ना। लेकिन इसमें एक बात कही गई कि आगमन विधि है उसको हम निगमन विधि को हम आगमन पद्धति के पूरक के रूप में अवश्य प्रयोग में ला सकते हैं। इस प्रकार निगमन प्रणाली की अच्छाइयों से लाभ उठा सकते हैं। उच्च कक्षाओं के लिए ठीक है, सैद्धांतिक परीक्षाओं के लिए ठीक है। आगमन पद्धति यानी इंडक्टिव मेथड है, उसके बारे में कहा है कि मनोवैज्ञानिक दृष्टि से प्रशंसनीय विधि है। प्रशंसनीय में अन्य प्रत्यय, ये भी ध्यान रखना। ठीक है। कल थोड़ा आपको व्याकरण के बारे में जो है वो रिवीजन करवा देंगे कल, क्योंकि आपका जो पेपर है वो तो परसों है, तो कल शॉर्ट में व्याकरण का रिवीजन करवाएंगे। अगर आप कमेंट करेंगे तो आज शिक्षण विधियों का, कल व्याकरण का करवाऊंगा। और ये आगमन पद्धति है, ये शिक्षण की अपेक्षा सीखने पर अधिक बल देती है। ठीक है। आगमन पद्धति है, इसमें बालक स्वयं विश्लेषण करके सीखता है, तो स्वयं करके सीखता है, रटने पर बल नहीं दिया जाता। निगमन विधि में रटने पर बल दिया जाता है। फिर पाठ्य पुस्तक प्रणाली, इसमें पाठ्य पुस्तक से नियम रटा दिए जाते हैं। पाठ्य पुस्तक प्रणाली को सुग्गा प्रणाली कहते हैं, इसको सुग्गा प्रणाली कहा जाता है। समवाय प्रणाली है, इसमें देखो ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। व्याकरण शिक्षण में लंबीय समवाय का आश्रय लिया जाता है, यानी वर्टिकल कोरिलेशन। आपको बताया था सहसंबंध दो प्रकार के होते हैं, एक लंबीय एक क्षितिजीय। तो इसमें लंबीय का मतलब जैसे गद्य शिक्षण कराते समय व्याकरण का ज्ञान कराना, यानी उसी सब्जेक्ट में रहना, दूसरे सब्जेक्ट में नहीं जाना, ये इसमें है। और इसमें स्थूल से सूक्ष्म की ओर जो शिक्षण सूत्र है उसका आश्रय लिया जाता है। ठीक है। और आगमन विधि में आपको पक्का याद रखना है, वो जो आपको शिक्षण सूत्र बताए थे वो सारे इसमें ही लगते हैं। ठीक है ना, सारे आपको इसमें ध्यान में रखने हैं और उनका ध्यान में रखना है। उदाहरण से नियम की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, सरल से जटिल की ओर, अनिश्चित से निश्चित की ओर। इसके अलावा एक सबसे प्रमुख है विशिष्ट से सामान्य की ओर। ये जो है वो किस में लगेंगे? आगमन विधि में। फिर है भाषा संसर्ग विधि। तो यह आ जाए कि भाषा यानी व्याकरण शिक्षण की श्रेष्ठ विधि है और उसमें भाषा संसर्ग भी नाम दे रखा है और आगमन निगमन ये दे रखे हो, तो कुल मिलाकर के इस किताब में लिखा है यह एक सर्वोत्तम विधि है। कौन सी? भाषा संसर्ग विधि। ये डायरेक्ट लैंग्वेज मेथड है भाषा संसर्ग विधि, इसलिए प्रत्यक्ष नाम आ जाए तो भी यही माना जाएगा। और इसमें लेस मात्र भी नियम नहीं रटवाए जाते, बल्कि ये पूरा पूरा है वो व्यावहारिक जो ज्ञान है उस पर बल देता है। बालक उस भाषा को शीघ्र सीख जाता है जिसका व्याकरण उसने बाद में सीखा हो। यह लॉर्ड मैकाले का कथन है। तो ये इसमें आपको ध्यान में रखना है। इसमें जो भाषा जानने वाले हैं, भाषाविद हैं, या उनकी जो अच्छी कृतियां हैं उनके संपर्क में ला करके बालक स्वयं ही भाषा, शुद्ध भाषा का ज्ञान अर्जित कर लेता है। तो ये व्याकरण के द्वारा इसमें आपको बताया गया है। ठीक है। और इसके बाद भी देखो, एक ये ध्यान रखना है कि व्याकरण का शिक्षण कौन सी कक्षा से करवाया जाना चाहिए? तो छठी से। मौन वाचन है वो तीसरी क्लास से। मौन वाचन है उसका प्रारंभ तीसरी क्लास से, इसमें साफ साफ लिखा है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है ना। बाकी आज आपको कोई ज्यादा वो टाइम नहीं है, तो कुछ बातें एक्स्ट्रा थी वो मैंने बताने का प्रयास किया है। आपको वीडियो कैसा लगा आप जरूर लिख भेजें, और आप जरूरत समझें तो जीएस हिंदी क्लासेस को सब्सक्राइब कर लें, लोगों से करवाएं, आपको फायदा होगा। और ऐसा ही सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड के नए बैच ऑफलाइन है वो आधार क्लास से झुंझुनू हाउसिंग बोर्ड में, और मंगलवार से प्रारंभ हो रहे हैं, यानी 9 तारीख से। तो आप जो है वो ज्वाइन भी कर सकते हैं, दूसरों को भी बता सकते हैं। और ऑनलाइन है वो सभी कोर्सेज है वो हिंदी से संबंधित है, वो जीएस हिंदी क्लासेस पर उपलब्ध है। आप पहले विजिट करें, देखें, सोचें, फिर लें या दूसरों को लेने के लिए कहें। पहले डेमो वीडियोज आप जरूर देखें। जीएस हिंदी क्लासेस डाउनलोड कर लो ऐप, और उसके बाद ऐसा कर लो। तो ये शिक्षण वीडियो के बारे में था। कल आपको व्याकरण के बारे में बताया जा सकता है।
कल है वो व्याकरण के बारे, क्योंकि परसों तो आपकी एग्जाम ही है। तो मैं वैसे भी आपको एडवांस में जो है वो शुभकामना देना चाहता हूं और ऑल द बेस्ट। आपका पेपर बहुत अच्छा होगा, कॉन्फिडेंस रखिए और बिल्कुल आराम से रहिए और तैयारी कीजिए। बाकी बात अपन कल करेंगे। धन्यवाद।